कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है, क्योंकि खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आप लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन की बात की है, हम लोगों ने गंदे पानी और जमुना की सफाई की बात की है, और हमने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में नई सड़कें, नई फ्लाईओवर, बसों का सिस्टम ठीक करना, मेट्रो को बढ़ाना, जो 4-5 चीजें हैं जिससे शहर चलता है, इनकी हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से बात की। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि महिला सम्मान योजना 2100 रुपए वो देंगे। बीजेपी ने भी घूम फिर के 2500 पर आ गए, आप भी 2500 पर आ गए। आपको नहीं लगता ये फ्री की चीजों से थोड़ा अलग हटके बात की जाए चुनाव में? मैं भी वो बहुत ज्यादा फ्रीबीज का समर्थक नहीं। मुझे लगता है कि कोई न कोई उसमें आर्थिक तरीके से अगर आप लोगों की मदद करें, जैसे जॉब के लिए सब्सिडी हो, एग्रीकल्चर में सब्सिडी दो, इंडस्ट्री में सब्सिडी दो, कमर्शियल बिजली में दो, तो उसका ज्यादा सार्थक नतीजा होता है। उससे आदमी को राहत भी मिलती है, उससे जॉब भी बनता है। इनको तो सदियों से धमकी मिलती रही है। रोज तो कह देते हैं कि शाम को मैं गिरफ्तार हो रहा हूं, अभी कह दिया आतिशी जी गिरफ्तार हो रही हैं। इनके तो जो मन में आता कह देते हैं। इनका ऊपर जब कुछ होता है तो कहते हैं मैं इनोसेंट हूं, और दिन भर कहते रहते हैं मैं अरेस्ट होऊंगा। क्यों अरेस्ट हो गए भाई तुम दिन भर? किसी को शक होगा तभी तो अरेस्ट होगा। सबसे ज्यादा कांग्रेस में अगर कोई विरोध करता है अरविंद केजरीवाल का, तो वो नाम है संदीप दीक्षित। आप कांग्रेस को भ्रष्टाचार में चुनौती दोगे? कांग्रेस कितनी साफ है ये तो खुद 10 साल में पता चल गया, जब हमारे किसी नेता पर एक केस नहीं बन पाया, और आप पे 4-4, 6-6 केस चल रहे हैं। एक तो ये पुलिस लेके चलने का क्या मतलब है भाई, और दूसरा दिल्ली पुलिस पे क्यों नहीं भरोसा है? ये क्या मतलब है? अगर आपको रक्षा सुरक्षा चाहिए, आप फॉर्मर सीएम हो, आपको दिल्ली पुलिस भी तो सुरक्षा देगी। पंजाबियों को बुलाने की क्या जरूरत है? वहां की पुलिस का क्या है? उस वक्त आप लोगों ने समर्थन दिया था और सरकार बनवाई थी केजरीवाल की। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने आप में हम लोग बहुमत बनाएंगे। बाकी उनको हमें बहुमत देना हो बाहर से तो वो उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या संदीप दीक्षित सीएम फेस होंगे? ये मुश्किल है ना, बट मेरा दिल तो कहता है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उसने कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी, तीनों के बीच जो मुकाबला है वो काफी त्रिकोणीय माना जा रहा है। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मामला काफी पेचीदा हो चुका है। उन्हीं में से एक सीट है नई दिल्ली विधानसभा, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो फिर से यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा साहिब यहाँ पर उम्मीदवार हैं। लेकिन तीसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरीके से संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं न कहीं मामला यहाँ पर काफी दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता, नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। समय बहुत कम बचा है, मुझे लग रहा है 7-8 दिन बचे हैं। आप भी लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है। मुझे शुरू में इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जब आदमी कोई सिटिंग एमएलए के खिलाफ लड़ता है तो ये होता है कि भाई सिटिंग एमएलए ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो एक लोगों का एक होता है, नहीं यार हमारे आदमी ने काम किया है, हमारे साथ आया है, शादी ब्याह में गया है, हमारे दुख सुख में साथ है, आता रहता है। तो लगता है कि ऐसी चीज को हम काउंटर कैसे करेंगे। लेकिन केजरीवाल उस मामले में कोई फॉर्मिडेबल माने या कोई ताकतवर विधायक नहीं रहे हैं। अब एक उनका एक लोगों में भावना है कि फ्री दे देते हैं, डीटीसी बस में फ्री कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो बिजली भी फ्री नहीं है नई दिल्ली में। इसका एक छोटा मोटा आकर्षण है, लेकिन इसके अलावा केजरीवाल के लिए कोई भी मैंने ना सहानुभूति देखी है, ना उनके लिए कोई सकारात्मक कोई कमेंट मैंने कहीं देखा है। और काम के मामले में लोग कहते हैं बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ नई दिल्ली सीट में पिछले 10 साल में। नई दिल्ली के अंदर पहले बात दिल्ली के करते हैं, 70 सीटें यहाँ पर, और इस बार का चुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी जमीन पर उतर चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी सुखबुगाहट है कि वो भी चुनाव प्रचार करेंगी। तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है अभी दिल्ली के चुनाव में? देखो अभी अगर देखो क्या होता है, नॉर्मली लोग पिछले चुनाव का आंकड़ा लेते हैं कि हम 5-6% पे थे, लेकिन मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि हम 5-6% से एक्चुअली बहुत ज्यादा है। बहुत सा कांग्रेस वोटर है जिसको मैं करीबन 10% मानता हूं टोटल वोट का, जो आम आदमी को केवल इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि कांग्रेस उसको लड़ती नहीं दिखती। उसकी पहली चॉइस कांग्रेस है, आम आदमी नहीं है।
बट बीजेपी को हराना है तो 10-12% वहां देता है। बहुत से मुझे हमारे कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस समर्थक ही कहते हैं। उसी तरीके से एक शीला दीक्षित जी के समय डेवलपमेंट से फोकस्ड वोटर बहुत हमारे पास आया था जो बीजेपी का था। वो दिल्ली में विकास चाहता है, वो क्योंकि आम आदमी को नहीं पसंद करता है, कांग्रेस उसको ज्यादा दिखी नहीं, वो बीजेपी में वोट करता है। और मैं मानूं इसको तो देखो, कोई आंकड़ा वैसे तो उंगलियों पे नहीं है, लेकिन अमूमन मानूं तो 12-13 से 16-17% के करीब में इस तरह के वोटर को मानता हूं। तो अगर हम दोनों को जोड़ लें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अच्छी तरह से लड़ते हुए दिखे तो हम 17-18-20% पे तो थे, और वो कॉन्फिडेंस हमको वोटरों को आएगा। अब यह है कि हम 20-21% से 28-30 तक कहां जाएं, क्योंकि दिल्ली का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, यहां 30-32% जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। आम आदमी पार्टी जब जीती थी 2013 में तो उसके पास केवल 27 या 28% ही वोट था, बहुत ज्यादा वोट नहीं था। तो हम उसके आसपास, जिसको कह सकते हैं, दस्तक दे रहे हैं। नहीं, 2013 का जो आप चीजें बता रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति अगर आप देखें 2015 के चुनाव में, नहीं वही मैं कह रहा हूं, 20 का देखा 28% पे जब ये इतना आगे बढ़ गए तो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि हम 20-21% पे मेरे हिसाब से ऑलरेडी थे चुनाव के पहले। अगर हम गंभीरता से लड़ते तो हमें तो 7-8% गेन करना है। और जो दिल्ली में हवा चल रही है, बातचीत चल रही है, देखो जैसे आज आपने कहा कि आज कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, 20 का चुनाव ले लो या 15 का चुनाव ले लो, इस तरीके का कोई विश्लेषण नहीं करता था। ये नहीं कि राइट ऑफ करते थे कांग्रेस को, मैं मानता हूं, कहते थे कांग्रेस भी है फील्ड में, लेकिन कांग्रेस दिख नहीं रही है या शायद लड़ती हुई नहीं दिख रही है। अब की बार वो स्थिति नहीं है, कांग्रेस दिख रही है। हाँ देखिए, जो एक जैसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि फलानी जगह पे क्या हो रहा है, टोटल सीटें कितनी आएंगी, ये गंभीर सवाल है। कभी कभी होता है कि भाई पूछना है सवाल तो पूछ लिया सवाल। तो मीडिया भी जब हमको गंभीरता से ले रहा है तो आप भी तो लोग जाते हैं फील्ड में, ऐसा तो है नहीं कि अगर फील्ड में आपको लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस है तो फिर आप इस तरह के सवाल भी नहीं पूछेंगे ना। तो मुझे लगता है आपके सवालों से भी, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे भी, हमारे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो फील्ड में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उससे भी हमें लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ जो दल है आम आदमी पार्टी, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी भी जुटी हुई है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की 1-2 रैलियां शुरुआत में हुई, फिर बाद में भी पता चला 2 दिन कार्यक्रम उनका था वो रद्द हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी के बाकी नेता दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, उस पर सियासत भी हो रही है, जिस तरीके से अभी आरोप लग रहे हैं, आपने भी इन चीजों का मुद्दा उठाया, आपको नहीं लग रहा है कि आपके भी नेता दूसरे राज्यों से आने चाहिए, यहाँ पर प्रचार करना चाहिए? नहीं, वो तो ऑलरेडी हैं। ये असली में पता नहीं क्यों ये बात नहीं जा रही है। पंजाब से कुछ टीमें आई हुई हैं, साउथ से आई हुई हैं, हमारे वेस्ट इंडिया से आई हुई टीमें आई हुई हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता, हमने क्या किया था कि अब की बार थोड़ी सी रणनीति ये देखी है कि हमारे जो बाहर से भी बड़े नेता रहे, लोकल स्तर पर वो कर रहे हैं। तो कई लोग हमारी लोकल मीटिंग अगर आप पता करेंगे तो उसमें बिहार से भी लोग आए हैं, यूपी से भी हैं, बाहर से लोग आके कर रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल जी का 2 बार या 3 बार उनकी मीटिंगें उनकी तबीयत खराब होने के कारण कैंसिल हुई, जिस बात से ये ज्यादा फीलिंग आने लगी कि हमारा सीनियर लोग नहीं आ रहे हैं। शायद प्रियंका जी भी, कि आज ये कल में उनके भी दौरे हैं, राहुल जी के भी हैं, 1 आध दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप देखिएगा पूरे जोर से कांग्रेस की लीडरशिप फील्ड पे उतरेगी। कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है, क्योंकि खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आप लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या विजन है? क्योंकि मैनिफेस्टो तो हमने आपका भी देख लिया, आम आदमी पार्टी का भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के भी 2-2 आ गए, कोई ऐसी चीज अलग दिखाई नहीं दी जो हम भाई कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस पार्टी का विजन थोड़ा अलग है। देखिए, हम लोग, हो सकता है आपको, आप तक उस तरीके की सूचना नहीं पहुंची हो, जो हमारी गलती है, लेकिन हमने जो, आपने देखा होगा कि क्या हमको मुफ्त में देना है, फ्री देना है, जो एक सारी पार्टियां उस प्रतिस्पर्धा में हैं जिससे कोई बाहर नहीं हो सकता, उससे अगर आप अलग जाएं तो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन की बात की है, हम लोगों ने गंदे पानी और जमुना की सफाई की बात की है, और हमने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में नई सड़कें, नई फ्लाईओवर, बसों का सिस्टम ठीक करना, मेट्रो को बढ़ाना, ये जो 4-5 चीजें हैं जिससे शहर चलता है, इनकी हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से बात की है। और जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब वो दिल्ली देखो जो हमने 10 साल पहले दी थी, उस तरीके की तस्वीर हम फिर दिल्ली में लाना चाहते हैं, तो सीधे सीधे हम इन सब चीजों की भी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 6 नई यूनिवर्सिटियां बना पाए थे, अगर हम 25% यहां का रिजल्ट इंप्रूव कर पाए थे स्कूलों में, 150 के करीब नए स्कूल बना पाए थे, दिल्ली में 18 अस्पताल थे उनको 40 तक ले गए, तो हम उसी कहानी को दोहराना चाहते हैं कि वो बड़े काम जो इस बड़े शहर को चाहिए, उसकी कहानी हम फिर लिखेंगे जीतने के बाद। आपका जो मैनिफेस्टो हमने देखा, मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं,
सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि महिला सम्मान योजना 2100 रुपए वो देंगे। बीजेपी ने भी घूम फिर के 2500 पर आ गए, आप भी 2500 पर आ गए। आपको नहीं लगता ये फ्री की चीजों से थोड़ा अलग हटके बात की जाए चुनाव में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके खिलाफ है। नहीं, देखिए, मैं भी बहुत ज्यादा फ्रीबीज का समर्थक नहीं हूं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसमें आर्थिक तरीके से अगर आप लोगों की मदद करें, जैसे जॉब के लिए सब्सिडी हो, एग्रीकल्चर में सब्सिडी दो, इंडस्ट्री में सब्सिडी दो, कमर्शियल बिजली में दो, तो उसका ज्यादा सार्थक नतीजा होता है। उससे आदमी को राहत भी मिलती है और उससे जॉब भी बनता है। और अगर अंततः अगर आप काम देंगे, और मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत सी महिलाओं ने, जब हम अपना 2500 का कार्ड देते थे, नाराज होकर कहती थी कि हम 2500 का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नौकरी दिलवाइए हमारे बच्चों को। तो वोटर कह रहा है नौकरी को, लेकिन अगर वोटर को लगता है कि इन दो पार्टियों में अंतर नहीं है, तो फिर वो 2500 और 2100 की तुलना करता है। लेकिन इसीलिए हम लोग इन चीजों की बात ज्यादा कर रहे हैं। थोड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो गई है, और मैंने ये 2013 में भी कई बार कहा था, जब ये फ्री बिजली पानी की बात कर रहे थे उस समय, चलिए माहौल ऐसा था, कोई सुनता नहीं था। मैंने कहा था ये बहुत खतरनाक एक प्रतिस्पर्धा जो है सस्ती चीजों की कर देगा भारतीय राजनीति में, और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि अंततः पार्टी का उद्देश्य है जीतना। देखिए, हमें कोई इसलिए नहीं याद करेगा कि हमारा मैनिफेस्टो देश के लिए बहुत अच्छा था। वो अगर हमारा मैनिफेस्टो हमें चुनाव जिता देता है, वो महत्वपूर्ण बात होती है। मध्य प्रदेश ने चुनाव पलट दिया 1100 या 1500 में, महाराष्ट्र में चुनाव पलट गया, हरियाणा पलट गया, हम लोगों ने तेलंगाना में, आंध्रा में भी अच्छी उससे जीत हासिल की। तो अगर यही लोग चाह रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां एक तरीके से उनके हाथ बंध जाते हैं। अब हमारा ये महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों को समझाएं कि इसके अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमको अपाहिज बना रहे हो, मतलब ऐसे परिवारों ने जिसमें आप उम्मीद नहीं करेंगे, जिनको लगेगा कि उनके लिए ये प्राथमिकता होगी। पर दिल्ली में लोग बेरोजगारी से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं, और मुझे लगता है वो एक ऐसा ग्रुप है, क्योंकि वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं कि वो तो नौकरी देते नहीं है, केजरीवाल फेल रहा है, इसने इतने ज्यादा वायदे कर दिए कि सब इस पे उल्टे पड़ रहे हैं। तो उनको एक 10 साल 11 साल पहले का राज याद आ रहा है, जब कम से कम बेरोजगारी दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। तो समस्या पहले बेरोजगारी नहीं थी, आपको लगता है 10 सालों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में? देखिए, बात इससे आती कि लोग प्राथमिकता में मांगते क्या है। जब मैं इस दिल्ली में एमपी था और जाता था ज्यादातर लोगों में, तो नौकरी का आता था, ऐसा नहीं है कि नौकरी के लोग डिमांड नहीं करते थे। पर मेरा नाली ठीक नहीं है, खड़ंजे की दिक्कत है, हमारे यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो ज्यादा पावरफुल चाहिए, हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है, ट्रैफिक जैम है, इसकी आमूमन चर्चा होती थी। सब शहर के मुद्दे हैं, और बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में, हमको प्रॉब्लम आ रही है अस्पताल में, ये जो मुद्दे होते हैं शहर के। अब की बार जब मैं जा रहा हूं और बार बार घरों में जा रहा हूं, बार बार मुझे महिलाएं और यूथ बहुत सा कह रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो। इतना मैंने पहले नहीं सुना था, या लोगों का नजरिया बदला, जो भी हो सकता है। तब मैं पक्ष में था, मुझे लगता है कि दिल्ली का ही नहीं, सारे राज्यों का है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ की बात है, और मैं आपको बताऊं, आज 10 साल बाद में चुनाव लड़ रहा हूं, इतना ज्यादा लोग बेरोजगारी की बात करेंगे। और मुझे तो कभी कभी डर ये लगता है कि कोई ऐसा परिवार नहीं है मैंने देखा जिसके घर के अंदर कम से कम एक युवा, पढ़ा लिखा काबिल युवा, कोई अच्छा 12वीं पास है, कोई दक्षता किया हुआ है, कोई कंप्यूटर सीखा हुआ है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, जो हताश बैठा है कि मुझे काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। और ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, और दिल्ली के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा संकेत नहीं। क्योंकि मानो यहां तो हम लोग सब, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं, हम तो सब यहां इसलिए आए थे क्योंकि ये काम देती थी शहर। जो शहर काम देता था उसके अपने लोग आज अगर आप बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो गंभीर स्थिति है दिल्ली में। एक जो मांग बड़े बीते कई सालों से चली आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोले, बिल्कुल, खासकर आला कमान। और ये हमें लग रहा है संदीप दीक्षित की भी अंदर से मांग थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी या खड़गे या जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। राहुल गांधी खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमने देखा वो लगातार वीडियो जारी कर रहे, दिखा रहे थे, बेरिस वाली दिल्ली, तमाम वो उदाहरण दे रहे थे। आपको लग रहा है इससे कांग्रेस मजबूत होगी, कार्यकर्ता और मुखर होगा, मजबूत? स्वाभाविक है। देखो, जब आप विपक्ष में होते हैं तो सबसे बड़ा आपके सामने क्या सवाल आता है, जो सत्ता में है। और यहाँ नीचे जैसे सत्ता नहीं है, ऊपर हम बीजेपी का विरोध करते हैं, नीचे हम आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ। तो जब सत्ता की कराई हुई दिक्कतें दिखती हैं, और दिल्ली में तो एक खास है
क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल करके, जो माहौल बना के, जो झूठ के समझ लीजिए चादरों को बुन के इन्होंने कांग्रेस को हराया, और आज साफ दिख रहा है कि उसी बनाई हुई दिल्ली पर ये अपना तिलक लगाकर राज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं बना पाए। तो कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश है कि हमें अपना नाम वापस खींचना है और हमें इस सरकार को जो कुछ नहीं कर पाई पिछले 10 साल में, केवल हमें बदनाम कर आई, उसके खिलाफ हमें प्रमुख रूप से एक डट के सामने खड़ा होना है। तो जब हम ये बात करते हैं तो हमें सत्य भी कहते हैं और कार्यकर्ता को भी जोश मिलता है, हमको भी जोश आता है, और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज है, यही नहीं कि हम उन पे हमला करते हैं। एमसीडी में हम लोगों ने बीजेपी का विरोध किया, डीडीए क्योंकि कोई काम नहीं कर पा रही है, डीडी में और भारत सरकार के अधीन है, हम उसके बारे में भी सवाल खड़े कर रहे हैं। झुग्गी क्लस्टर की जब बात आती है तो सीधे सीधे भारत सरकार से भी प्रश्न पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं जहां झुग्गी मकान पर कुछ बनाया। लेकिन 80-90 चीजें तो भाई राज्य सरकार की, दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, तो प्रमुखता से हम उनका विरोध करते हैं। जब राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतर आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वैसे हमने मुखर तौर पर नहीं देखा है कि वो केजरीवाल के खिलाफ ऐसे बोलते हों लगातार, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में उतरे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तरफ से दिल्ली चुनाव में बैटिंग कर रही है। तो ठीक है, देखो जब आपको और कुछ बोलने को है तो यही बोलो, ये पुराना होता है। आप अपना रिकॉर्ड डिफेंड नहीं कर सकते, आप अपनी उपलब्धि की बात नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बोलोगे भाई? आप कांग्रेस को क्या विकास में चुनौती दोगे? आप कांग्रेस को भ्रष्टाचार में चुनौती दोगे? कांग्रेस कितनी साफ है ये तो खुद 10 साल में पता चल गया, जब हमारे किसी नेता पर एक केस नहीं बन पाया और आप पे 4-4, 6-6 केस चल रहे हैं, तो उस डिबेट में ये नहीं घुस सकते। हमने दिल्ली में बहुत काम कर दिया, उसमें इसलिए नहीं घुस सकते क्योंकि इनके अपने लोग खुद स्वयं सीएम जहां जाते हैं सड़क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तो कांग्रेस की बनाई हुई है, तुम क्या बात कर रहे हो? तो किसकी चर्चा करेंगे? तो ये होता है कि जब आप ये सब नहीं तो कहीं इधर मोड़ दो कहीं उधर मोड़ दो, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक 10-12% वोटर है वो आम आदमी और कांग्रेस में उतना परहेज नहीं आम आदमी से करता, कांग्रेस उसकी पहली प्रेफरेंस है। लेकिन अगर उसको लगता है कि शायद कांग्रेस नहीं जीत रही है तो हो सकता है वो वापस आम आदमी में चला जाए। इसका एम है कि मुझे जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वो किसी न किसी तरह मेरे तर्क से बच जाए और रुक जाए, और उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। हमने देखा है संदीप दीक्षित सबसे ज्यादा कांग्रेस में अगर कोई विरोध करता है अरविंद केजरीवाल का तो वो नाम है संदीप दीक्षित। जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी थी तब भी आप लगातार खुलकर विरोध करते थे और आपका स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाता था मीडिया का, अखबारों में पहले पेज पर छप जाता था कि गठबंधन में दरार, आपके बयान का ही उदाहरण दिया जाता था। और एक वक्त ऐसा भी था, हम एक इंटरव्यू में आपका हालचाल अभी गाड़ी में सुन रहे थे कि आपका कुछ करीबी भी मामला था अरविंद केजरीवाल से, वो आते थे आपके पास कुछ सीखने के लिए। करीबी नहीं था, जैसे होता है 2004 में मैं सांसद बना तो ये शायद राजस्थान की हमारी बहुत प्रसिद्ध नाम है अरुणा रॉय जी, एनजीओ में काम करती हैं, उनके साथ कुछ काम किया करते होंगे। अरुणा जी ने ऐसे ही फोन किया था कि भाई ये एक अरविंद केजरीवाल हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, अच्छा काम करते हैं, वो राजनीतिक कामकाज देखना चाहते हैं। तो इनसे बात हुई, ये मेरे ऑफिस आए, 2-4-10 दिन बैठे, राजनीतिक गतिविधियां देखी, चिट्ठी कैसे लिखते हैं, कौन आता है, वो ये जानना चाहते थे सिस्टम राजनीति का, पब्लिक की क्या दिक्कतें होती हैं जो एक इलेक्टेड वो सांसद के पास लेकर जाते हैं। अपनी समझ बनानी होगी। तो हमारा ये था कि भाई भला मानस है, आ रहा है, चीजें समझ रहा है, जानना चाहता है, तो ठीक है। उसके बाद एक हेलो हाय जैसी बात थी, 2-4 बार किसी न किसी मुद्दे पे बात हुई थी, पर उसके बाद कोई संबंध नहीं थे। फिर संबंध जब लोकायुक्त का बिल और लोकायुक्त की चीज लेके, लोकपाल का या क्या लेकर ये सड़कों पे उछल कूद मचा रहे थे, तब हमने इनको कांटेक्ट किया कि भाई आप मुद्दे बताओ, इसको सेटल करो। तब एक 2-3 महीने तक इनसे संवाद चलता रहा। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इनसे संबंध नहीं है। अभी पंजाबियों पर बड़ी सियासत छिड़ी हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी पंजाब ने हटा ली, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई उस पर, और प्रवेश वर्मा का जो बयान आया उसके बाद, क्योंकि वो आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा, तो आपको नहीं लग रहा प्रवेश वर्मा ने जो बयान दिया है उस पर कुछ आपकी तरफ से? देखिए, ये तो सबसे पहले मैंने उठाया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी एलजी को कि उनकी सीआईडी यहाँ घूम रही है, पंजाब इंटेलिजेंस के कुछ लोग यहाँ पाए गए थे। क्या था कि जब हमारी सरकार थी तो हमारे कुछ यूथ कांग्रेस के लोग थे जो चन्नी साहब के यहाँ कई बार गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने वहां कुछ पंजाब इंटेलिजेंस के चेहरे देखे थे। तो ये 2-3 यहाँ आए हैं मदद करने, कार्यकर्ता जाता है और स्टेट्स में मदद करने। यहां मुझे आकर उन्हें इसी कमरे में, जो बड़ा वाला कमरा, आके बताया कि भैया ये 2 चेहरे हमें दिखे हैं, ये चन्नी जी के यहां भी पंजाब इंटेलिजेंस के थे। उन्होंने सीधे सीधे आइडेंटिफाई किया। तो फिर मैंने कंप्लेंट लिखी, उसके बाद पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेशन किया है, शायद उन्होंने नाम भी बताए उनके। अब वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, उसमें अपना अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
हमें कोई दिक्कत नहीं, पंजाब से 100 कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, आम आदमी के पार्टी के पास यहां कार्यकर्ता नहीं है, आप कहीं से मंगा लो, कांग्रेस के भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे। बात यह है कि क्या सरकारी तंत्र का मदद मिल सकती है। अब जैसे हमारे एक बीआर कैंप है, बहुत बड़ा 3-4 हजार लोगों का क्लस्टर है, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने फोटो भेजी, पंजाब पुलिस की गाड़ी रात को 11-12 बजे वहां घूम रही थी। भाई 11 बजे पंजाब पुलिस की गाड़ी क्या कर रही है? और आपके अगर लोग आ रहे हैं तो सामान्य घुसे ना। दिल्ली में कोई लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी दिक्कत थोड़ी है। दिल्ली में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत रेयर चीज है, कभी कभार हो जाता होगा तो कहीं भी हो जाता है। आपको भी मालूम होगा दिल्ली में राजनीतिक वायलेंस नहीं होता है। चुनाव में भी हमारे यहाँ अमूमन शांतिपूर्ण चलता है। वो छोटी मोटी जद्दोजहद कार्यकर्ताओं के बीच में होती है, वो तो होती है, वो तो मतलब वो तो एक एक्साइटमेंट का हिस्सा होता है। आप इसारा अरविंद केजरीवाल की तरफ। हाँ, तो मेरे लगातार तो ये पुलिस लेके चलने का क्या मतलब है भाई? और दूसरा, दिल्ली पुलिस पे क्यों नहीं भरोसा है? ये क्या मतलब है? अगर आपको रक्षा सुरक्षा चाहिए, आप फॉर्मर सीएम हो, आपको दिल्ली पुलिस भी तो सुरक्षा देगी। पंजाबियों को बुलाने की क्या जरूरत है? वहां की पुलिस का क्या है? और मैं तो इस बात को मानता हूं कि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है। पंजाब स्टेट की पुलिस का दिल्ली में क्या लेना देना? आपके मंत्री आए, आपके मुख्यमंत्री आए, चलो उनके साथ सिक्योरिटी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली के नेता को पंजाब की सिक्योरिटी क्यों मिलनी चाहिए? लेकिन पंजाब के एडीजीपी का जब हमने स्टेटमेंट सुना, उनका कहना है कि जेड प्लस सिक्योरिटी कवर करते हैं हम लोग जब वो पंजाब में आते हैं पंजाब की तरफ से, तो इसी के तहत उनको जो है पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो पंजाब में कवर करें, यहां क्यों कवर कर रहे हैं? दिल्ली पंजाब है क्या भाई? ये मैं जानना चाहता हूं। आप पंजाब में आप चाहते हो तो उनके साथ आप 100 कमांडो खड़ा कर दो। जो आदमी कहता था कि आम आदमी के लिए ही सिक्योरिटी होनी चाहिए, वीआईपी के लिए, नेता के लिए एक पुलिस वाला भी नहीं होना चाहिए, वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ पुलिस से कंफर्टेबल है, तो वो जाने। क्या इतना डर है यहां केजरीवाल जी को कि उनके वोटर उनके खिलाफ हिंसा कर देंगे? अगर आपने अच्छा काम किया है, अगर आप पॉपुलर हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी। ऐसा तो कोई है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई कम मतलब एक्टिव विपक्ष है। आप भी थे। उन्होंने तो कभी 100 की सिक्योरिटी नहीं ली, उन्होंने तो कभी बाहर से सिक्योरिटी नहीं मंगवाई। उस समय भी उनके अंदर में दिल्ली सरकार नहीं थी, दिल्ली पुलिस नहीं थी। आपको क्या जरूरत पड़ रही है? इतना डर क्यों गए हो भैया आप? किस चीज का भय है? नहीं, भय हो सकता है या सत्ता का अहंकार हो सकता है। धमकियां भी तो मिल रही है। तो धमकियां दिल्ली पुलिस नहीं है धमकियों के? कौन सी धमकियां मिल रही है? अरे कौन सी धमकी भाई? बताएं तो कौन सी धमकी मिल रही है? इनको तो सदियों से धमकी मिलती रही है। रोज तो कह देते हैं कि शाम को मैं गिरफ्तार हो रहा हूं, अभी कह दिया आतिशी जी गिरफ्तार हो रही हैं। इनके तो जो मन में आता कह देते हैं। ये तो इनका ऊपर जब कुछ होता है तो कहते हैं मैं इनोसेंट हूं, और दिन भर कहते रहते हैं मैं अरेस्ट होऊंगा। क्यों अरेस्ट हो गए भाई तुम दिन भर? किसी को शक होगा तभी तो अरेस्ट होगा। जिसको शुगर है वही तो अपनी शुगर चेक करता है, आप और अब थोड़ी चेक करते। तो इनके ऊपर कोई ना कोई डर होगा भाई कि मैंने न जाने कौन से पाप कर रखे कि मुझ पर हिंसा होगी। इनसे सवाल पूछो। यमुना पर आते हैं। यमुना बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चुनाव में रहता है, समाधान लगभग तस ही रहता है। कल योगी आदित्यनाथ आए, यूपी के मुख्यमंत्री, और एक बयान दिया उन्होंने कि जिस तरीके से गंगा में हम लोगों ने डुबकी लगाई है प्रयागराज में, उस तरीके की दिल्ली कैबिनेट अगर यमुना में डुबकी लगा के दिखाए तो हम मान लेंगे ठीक ठाक। देखो, बहुत अच्छी तरीके से कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि गंगा जी की साफ करने की योजना तो 87 में राजीव गांधी जी ने शुरू की थी नेशनल गंगा प्लान में, और वहां से इस बात को रेखांकित करके कि गंगा जी की सफाई पर महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, जो मलमूत्र गिर रहा है गंगा जी में वो तमाम शहरों में रोकना चाहिए। शुरुआत वहां हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी उस पर काम किया। दिल्ली में पिछले 8-9 साल में जो काम होना था वो अरविंद केजरीवाल स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है, ठप हुआ। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में करीबन 70 से 80% जो गंदगी आती है वो नजफगढ़ ड्रेन से आती है। नजफगढ़ का एक बहुत बड़ा नाला है। नजफगढ़ ड्रेन पे 7 इंटरसेप्टर बनने थे। इंटरसेप्टर होते हैं कि वो नजफगढ़ ड्रेन का पानी लेते और साफ करके वही पानी वापस डाल देते जो जमुना जी में चला जाता, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये जो 60-70% गंद है वो कम होकर ऑलमोस्ट 15-20% हो जाता। हर चीज जो मानव अपनी गंदगी को पूरी तरीके से तो नहीं साफ कर सकता। ये इंटरसेप्टरों पर काम शुरू हो गया था 2012-13 में, एक भी नहीं बना आज तक। क्यों भाई? अच्छा, मैं आपको बता भी देता हूं क्यों नहीं बना। जिस दिल्ली जल बोर्ड को इसे बनाना था वो 8,000 करोड़ के नुकसान पर था 2012-13 में, और नुकसान पे इसलिए होगा क्योंकि हम पूरी कीमत पानी की और उसकी लोगों से वसूलते नहीं है, तब भी सब्सिडी थी। आज दिल्ली जल बोर्ड 74,000 करोड़ के नुकसान पर है। तो जिसका 74,000 करोड़ का नुकसान है, जो अपनी तनख्वाहें नहीं दे पा रहा, वो कहां से इंटरसेप्टर बनाएगा, कहां से सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगा? इस दिल्ली में आबादी आपने मानी होगी 13 से आज के बीच में कम से कम 50% तो बढ़ गई होगी, ये तो मानते हैं।
2013 में हमारी टोटल सुएज की, उसको मलमूत्र को साफ करने की कैपेसिटी 612 या 613 एमजीडी थी। आज 620 एमजीडी है, जबकि होनी चाहिए थी 850 एमजीडी। तो काम आप कुछ करोगे नहीं, गंदगी आप साफ करोगे नहीं, मलमूत्र की गंदगी आप साफ करोगे नहीं। जो आंकड़े आ रहे हैं कि कितनी गंदगी है पानी में, भयानक है, डर जाता आदमी वो आंकड़े पढ़ के। तो स्वाभाविक है ना कि गंदगी बढ़ेगी। इन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया मैंने 50% सुएज ट्रीटमेंट दिल्ली में बढ़ा दिया। अरे यार, इतना क्यों झूठ बोलते हो भैया? कभी तो अपने आंकड़े देख लिया करो, कभी तो अपना सत्य देख लिया करो। आप बोल देते हो कि इसका मतलब है 900 एमजीडी हो जाना चाहिए था 600 से, वो मुश्किल से 620 हुआ है। आपने 15-16 में नहीं बढ़ाया तो आप इंटरसेप्टर लगाओगे नहीं, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे नहीं। दिल्ली में आज मैं आपको बताऊं, 2002 या 3 में बहुत बड़ा संकट आया था, जब दिल्ली की सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हटाने का दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया। 2.5 लाख के करीब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली से हटाई गई। आज दिल्ली में तमाम जगहों पे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वापस आ गई, जो सारा का सारा अपना कूड़ा जमुना में कह रही। आपने एक ड्राइव सुनी है कि दिल्ली की पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार कोई काम कर रही है? इसलिए क्योंकि आप पॉपुलिस्ट होना चाहते हो, आप कोई कठोर कदम उठाना ही नहीं चाहते हो। तो जब नहीं उठाओगे कठोर कदम तो बड़ी समस्याएं तो हल नहीं होगा। 2013 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त आप लोगों ने समर्थन दिया था और सरकार बनवाई थी केजरीवाल की। अगर 2025 में ऐसी स्थिति बनती है तो क्या आप कांग्रेस की तरफ से उनको समर्थन? देखो, 2025 बहुत सीधी बात है, इसकी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने आप में हम लोग बहुमत बनाएंगे। बाकी उनको हमें बहुमत देना हो बाहर से तो वो उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के समर्थन की। 2025 में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? मुझे तो पूरा विश्वास है। एक और सवाल उठता है दिल्ली को लेकर, क्या दिल्ली को स्टेट या राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं, क्योंकि देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी सत्ता प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और एक तरीके से कार्यकारी सत्ता मानो तो प्रधानमंत्री की होती है। हमें प्रधानमंत्री पसंद हो नहीं पसंद हो सवाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक तरीके से देश का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री के ऊपर किसी और की सत्ता कैसे हो सकती है? उस जगह पे वो पुलिस कैसे हो सकती है किसी और की? भाई वो नहीं हो सकती। इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ही रहना है। तमाम दुनिया में जितने भी राजधानियां रही हैं, उसकी अपना जो विशेष उसका प्रशासन है, वो हमेशा वहां की राष्ट्रीय सत्ता के साथ रहा है। और इसलिए मेरा यह कि उसको वैसे ही रहना चाहिए। और दिल्ली में जो डिवीजन है पावर का, उसमें काम हुआ है। दिल्ली में इस तरीके का बहुत पहले से रहा है। यूनियन टेरिटरी पहले तो पूरी थी, और ऐसा कभी नहीं है कि दिल्ली कभी भी टूटा फूटा बिल्कुल बर्बाद शहर रहा हो। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हमेशा से अमूमन ढंग का रहा है। वो तो केजरीवाल की 10 साल को छोड़ दीजिए तो अमूमन कोई इतना बुरा शहर नहीं रहा। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसने साबित किया है कि वो काम कर सकती है, अगर आप में काम करने वाला हो तो। एक सवाल और उठता है, आप पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं उनका कोई दूल्हा ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस का चेहरा क्या है? आम आदमी का चेहरा कौन है? वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हो ही नहीं सकते, सबको पता नहीं हो सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बेल दी तो बेल देते देते सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप अधिकारियों को नहीं कॉल कर सकते, आप मीटिंगें नहीं कर सकते, करोगे तो जेल जाओगे। तो अगर ये बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो ये मीटिंगों में कैसे जाएंगे? ये कह रहे हैं ना, मैं महिला के कौन सी कोई स्कीम बता रहे हैं, उसके लिए इन्हें फाइल साइन करनी पड़ेगी। अगर फाइल साइन करेंगे तो फाइल साइन करते जेल चले जाएंगे, तो ये तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। तो पहले अपना चेहरा बताओ ना, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि मैं बनूंगा? तो ना आम आदमी के पास चेहरा है, ना बीजेपी के पास। और कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही, आप देखिएगा पंजाब में भी आपके यहां चुनाव हुए थे, आपको याद होगा जब सब कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह जी को पहली टर्म में बनाओ, हम लोग नहीं घोषित करते। और हमारी एक टेंडेंसी रही है कि हमारे लोग हो सकता है मान लें कोई एक प्रमुख चेहरा है, जैसे हरियाणा में लोगों को लगता था कि हुड्डा जी ही बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ज्यादातर कभी चेहरा अनाउंस नहीं करती। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या संदीप दीक्षित सीएम फेस होंगे? हमारे यहाँ जो भी हाईकमांड तय करेगा वही होता है, और उसको हाईकमांड पे छोड़ देते हैं। सर 5 रैपिड फायर क्वेश्चन है आपसे। देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन? ये मुश्किल है कहना, बट मेरा दिल तो कहता है शीला जी का नाम लेना। जी। इंडिया गठबंधन का सबसे बेस्ट चेहरा कौन है? बेस्ट चेहरा राहुल गांधी। वर्तमान के प्रधानमंत्री कैसे? एवरेज से भी कम। दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे? निकृष्ट। बहुत धन्यवाद संदीप दीक्षित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी से जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और जाना कि कांग्रेस की
रणनीति क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर और वो किस विजन के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं 2013 के बाद कि जोखिम उठाकर और जोर शोर से चुनाव लड़ रही है धरातल पर और दिख रही है, और इसकी सुगबुगाहट भी दिख रही है कई सीटों पर, कई जगहों पर आप चले जाइए, और शायद इसीलिए अब हेडलाइनें बन रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बहरहाल 5 फरवरी को मतदान है, 8 को परिणाम आएगा और जनादेश तय करेगा कि दिल्ली की सल्तनत पर कौन राज करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।